हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत है। हम एचआर कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं और हम आज बात करेंगे आत्मनिर्भर योजना के बारे में, जिसमें बेनिफिट अभी आना शुरू हो गया है। ये गाइडलाइन करीबन दिवाली के आसपास 2 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, लेकिन अभी गाइडलाइन फाइनली आ चुकी है और बेनिफिट भी आ रहे हैं। तो हम इसी के बारे में आगे बात करेंगे, जैसे कि स्कीम का इंट्रोडक्शंस है, डेफिनेशंस, रेफरेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर्स, एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़, बेनिफिट अमाउंट्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और बेनिफिट्स। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है। ये जो नए एम्प्लॉइज़ हैं उनको नई एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर को भी इसमें बेनिफिट हो, यानी कि एम्प्लॉयर का बर्डन भी थोड़ा कम हो जाए और उनको थोड़ा एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने में बेनिफिट हो। तो इस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन है कि भी नए एम्प्लॉयज़ हैं जो लॉस हो गई है पैंडेमिक के पीरियड में, जो भी जॉब्स, तो उसको थोड़ा अभी बूस्ट कर लें। तो उस तरीके से गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया हुआ है। उसकी वैलिड ये स्कीम ओपन है अक्टूबर 20 से लेके जून 21 तक, यानी कि 24 महीने के लिए, बट नॉट लेटर देन जून 23। ये जून 23 के बाद नहीं होगा, यानी कि कोई भी एम्प्लॉइज़ को एटलीस्ट 24 मंथ के लिए मिलेगा। हम देख लेते हैं कि नए एम्प्लॉइज़ के डेफिनेशंस में कौन सी 2 कैटेगरीज आ रही है जो हमें दिख रही है। पहले तो कोई भी एम्प्लॉइज़ का यूएनए नंबर पहले नहीं होना चाहिए, और उसका जो ज्वाइनिंग है वो अक्टूबर 20 के बाद उसका ज्वाइनिंग होना चाहिए अप टू जून 21 तक। तो ये पीरियड के दौरान जिसकी भी ज्वाइनिंग होगी और उसका प्रीवियस कहीं पे भी यूएनए नंबर नहीं है, तो ये एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय गिना जाएगा और वो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। अभी दूसरा केस देखते हैं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय के पास पुराना यूएनए नंबर है और वो ज्वाइन करता है अक्टूबर के बाद और जून के पहले, यानी ये स्कीम के पीरियड के दौरान, तो उसका एक और गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि अगर जो भी पैंडेमिक के पीरियड है, जो पैंडेमिक का पीरियड इधर गिना जाता है मार्च से लेकर सितंबर तक, तो ये 2 के बीच के अंदर अगर किसी का एग्ज़िट हो गया है और उसका रिकॉर्ड में एग्ज़िट मार्क दिख रहा है, तो वो नई एम्प्लॉयज़ की श्रेणी में आ जाएगा और उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये 2 कंडीशंस हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ एलिजिबल गिने जाएंगे और उनको ही बेनिफिट मिलेगा। अभी जो एस्टेब्लिशमेंट है तो वो ईपीएफओ में रजिस्टर होनी चाहिए। हाँ, और उसके अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के पास मल्टीपल कोड है या मल्टीपल ब्रांच है और अलग अलग रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो उनको अभी इसके कैलकुलेशन के अंदर पूरा उनका एक ही यूनिट गिना जाएगा, यानी कि उसके ओवरऑल जो भी मेन कोड और सब कोड हैं सभी की स्ट्रेंथ गिनी जाएगी एक में ही, तो ये एक ही यूनिट गिना जाएगा। फिर फॉर्म 5A सबमिट करना रहेगा। यूएनए है तो वो केवाईसी होनी चाहिए, केवाईसी यूएनए का होना चाहिए, आधार सीडिंग होना चाहिए। और जो सैलरी है, सैलरी 15,000 से कम होना चाहिए, 15,000 भी नहीं, 15,000 से कम होनी चाहिए, यानी कि 14,999 ये वेजेस होना चाहिए, यानी कि जिसका भी सैलरी 15,000 से कम है वही एलिजिबल एम्प्लॉयज़ गिने जाएंगे। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। अभी हम रेफरेंस बेस ऑफ एम्प्लॉय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी रेफरेंस बेस होगा उसके बेस पे पूरा ये स्कीम है। तो रेफरेंस बेस होगा सितंबर 20, और अगर ये नवंबर 11 है तो नवंबर 11 तक जो भी मंथ फाइल हुआ है, जो भी रिटर्न फाइल हुआ होगा और उसमें जो भी स्ट्रेंथ होगी और जो हायर होगी वो गिनी जाएगी। वो हम आगे आपको प्रैक्टिकली में दिखा दूंगा। और जो नए एस्टेब्लिशमेंट है जो अक्टूबर 20 के बाद रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो उन लोगों के लिए जो बेस लेवल है वो 0 गिना जाएगा, तो वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो ये जो रेफरेंस बेस लेवल है वो पूरी स्कीम के अंदर महत्वपूर्ण है, तो इसको समझना है कि जितने भी सितंबर का में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, वो बेस लेवल गिने जाएंगे। जैसे मैंने अभी बोला कि आपको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो भी एग्जिस्टेंस यूनिट है ईपीएफ में रजिस्टर्ड, वो लोग कंटिन्यू स्कीम में हैं, तो उनके लिए देखिए इन्होंने सितंबर फॉर एग्जांपल देख लीजिए, तो सितंबर के अंदर उन्होंने 20 एम्प्लॉयज़ का कंप्लायंस किया है, उनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 20 है, तो इधर बेस लेवल उनका 20 आ गया।
और उसमें ये जो लेवल है ये बेस लेवल उनका हो गया जो दिख रहा है। और उन इसको हम ऊपर इंपॉर्टेंट नोट में भी देखेंगे कि ये स्ट्रेंथ को मेंटेन भी करना है। अगर ये रिड्यूस हुआ तो इसके बेनिफिट पे इफ़ेक्ट होगा। और इसके अंदर क्या है कि 50 एम्प्लॉयज़ के नीचे वाली स्ट्रेंथ जो कंपनी में है वो 50 से लेके 1000 तक एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है, और अबव 1000 तो ये भी एक क्राइटेरिया है, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है बेस लेवल वो मेंटेन करना है। अगर देखिए कि अगर कोई कंपनी ने रजिस्ट्रेशन से ही अभी करवाया है, यानी कि अक्टूबर के बाद करवाया है, तो उनका बेस लेवल 0 दिखेगा। अगर मल्टीपल चलान्स हैं या मल्टीपल ब्रांच है तो इनका जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है जो बेस लेवल का वो कंसोलिडेटेड हो जाएगा। जैसे एक चलान में 4 एम्प्लॉयज़ हैं और दूसरे चलान में 5 एम्प्लॉयज़ हैं जो सितंबर में पे किया है, तो उनका स्ट्रेंथ हो जाता है, उसका सम 9 हो जाता है। तो ये दोनों मिला के 9 एम्प्लॉय हो गए, तो उनका बेस लेवल है वो 9 गिना जाएगा। और इसमें ये डिक्लेरेशन देना होगा कि अगर कोई गलत एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो भी स्टेटमेंट दिया है वो सही है, हमने स्कीम को पूरी तरह से पढ़ा है, हम इसके अंदर कोई मिसयूज़ या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो ये डिक्लेरेशंस हैं। इसमें एडिशन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी कि कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग जगह पे काम करते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास, तो वो बेनिफिट गवर्नमेंट से की सब्सिडी में से भी ले लें और एम्प्लॉयर को भी क्लेम कर ले। तो ये चीज़ के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ये डिक्लेरेशंस है। तो ये डिक्लेरेशंस हैं तो सबमिट भी करना रहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ तो ये गलत बात होगी, तो डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन जो दे देने के बाद वो अग्री हो जाएगा कि आपने पूरा सही से पढ़ के अपने प्रोसेस कर लिया है और आप अग्री है। ये एक जो डिक्लेरेशन सबमिट हो जाता है उसके बाद ये एक ऐसा डिक्लेरेशंस, एम्प्लॉय डिक्लेरेशंस भी आता है, उसके अंदर सब टर्म्स कंडीशंस आपने उसको अग्री किया हुआ है। अभी एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, तो पहले कंडीशन में देखना है कि जो कंपनी में 50 के नीचे है तो उनको मिनिमम 2 एम्प्लॉयज़ को नया हायर करना है। दूसरा देखेंगे कि 50 से ऊपर जो कंपनी है उनको मिनिमम 5 नए एम्प्लॉय हायर करना है। और ये जो न्यू हायर एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है, जैसे 50 के नीचे 2 और 50 के ऊपर एम्प्लॉय वाली कंपनी में 5, तो ये दोनों भी स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं कि इनको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं जो एग्जिस्टेंस नंबर यानी बेस लेवल जो हमने आगे देखा, तो उसको भी मेंटेन करना है, यानी कि एग्जिस्टेंस आपकी स्ट्रेंथ जो चल रही है उसको भी मेंटेन करना है। और मेंटेन मिनिमम न्यू एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, तो आपको जो आगे 2 कंडीशन दिख रही है 50 के अंदर वाले और 50 के ऊपर वाले, जिसमें 2 कंसर्न्स हैं, जिसमें 5 कंसर्न्स हैं, वो भी स्ट्रेंथ आपको नई मेंटेन करनी है। यानी आप एग्जिस्टेंस स्ट्रेंथ भी मेंटेन करो और जो नई है उसको भी मेंटेन करो। तो ये दोनों स्ट्रेंथ, नए एम्प्लॉयज़ और जो एग्जिस्टेंस आपका है, दोनों को मेंटेन करना है। और चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्टर, अभी जैसे आगे बताया, कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से क्लेम नहीं करेंगे अगर जो एम्प्लॉयज़ का उनको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल गया है। अभी एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ में देखेंगे कि अक्टूबर से लेके जून के अंदर जिसकी ज्वाइनिंग हुई है तो वो लोग नए एम्प्लॉयज़ गिने जाएंगे। KYC होना चाहिए। बेनिफिट है वो उनको 24 मंथ के लिए मिलेगा। उनकी सैलरी 14,999 रुपये तक होना चाहिए। 15,000 भी राउंड अप हो गया तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर किसी एम्प्लॉयज़ को PMRPY का बेनिफिट अभी भी मिल रहा है तो इसको ये नई स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको बेनिफिट ये स्कीम से आएगा। तो ये जनरल कंडीशंस थे। अभी अमाउंट ऑफ बेनिफिट की बात करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि 2 क्राइटेरिया है। अगर कोई कंपनी के पास 1000 से नीचे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है तो उनको देखेंगे कि अगर सितंबर महीने में 1000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको 12% एम्प्लॉय का और 12% एम्प्लॉयर दोनों का शेयर है वो उनको, यानी कि 24% है, उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई कंपनी के पास 1000 से ऊपर एम्प्लॉय है तो उनको एम्प्लॉय शेयर ही जो 12% है वही मिलेगा उनको।
उनको एम्प्लॉय शेयर मिलेगा, बाकी एम्प्लॉयर शेयर उनको खुद बेयर करना रहेगा। तो यानी कि ये कंडीशन 1000 के ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको एम्प्लॉय शेयर ही बेनिफिट मिलेगा। उनको मेंटेन करना रहेगा कि भाई एम्प्लॉय जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट मिला है तो उनको सैलरी में से ना काटे, वो एक ध्यान रखना है। और अगर जो एक केस है कि 1000 से नीचे जिस एम्प्लॉयज़ जो भी 1000 से नीचे जितने एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में हैं तो उनके लिए तो 24% बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इन केस ऑफ अगर उनकी स्ट्रेंथ 1000 से बढ़ जाती है तभी भी उनको 24% बेनिफिट मिलेगा। ये गाइडलाइन में मेंशन किया हुआ है। अभी कुछ इंस्ट्रक्शन फटाफट देख लेंगे हम। डिस्क्लोज वो आगे डिक्लेरेशंस हैं वो करना रहेगा, फॉर्म 5 भी है वो करना रहेगा, सही है। फॉर्म 11 भी आप फिल करवाना है या प्रायर में आपको पता चल सके कि भाई हाँ ये एम्प्लॉय एलिजिबल है कि नहीं है, उसकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ये फॉर्म में आपको पता चल जाएगी। अगर आपने फॉर्म 11 ज्वाइनिंग के टाइम पे है तो उसके अंदर कॉलम मेंशन है कि आपने प्रीवियसली कहाँ जॉब किया है, कब ज्वाइन किया है, कब एग्जिट किया है, तो वो आपके लिए अच्छी बात है। अभी देखेंगे एलिजिबल एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन बिटवीन, जो हमने आगे डिस्कस किया। हाँ, इसके अंदर अभी आपको एक ही रिटर्न फाइल करना है क्योंकि कई एस्टेब्लिशमेंट मल्टीपल चलान्स रिटर्न फाइल करवाती है। अगर ये बेनिफिट में जाना है तो आपको कंसोलिडेटेड एक ही चलन आपको करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर आपको ये चालान और ECR के अंदर आप रिवीजन, करेक्शन, मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते, फ्यूचर में क्लेम भी नहीं कर सकते। आपको ये टाइमली पे करना है। बाकी 7Q रेज होगा तो एम्प्लॉयर को बेयर करना पड़ेगा, सही है। ये आगे भी डिस्कस कर लिया कि एलिजिबल एम्प्लॉय शैल नॉट बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम देयर सैलरी। गवर्नमेंट की ओर से बेनिफिट आ गया है सब्सिडी का, तो उनकी सैलरी में से डिडक्ट नहीं करना है। और अगर ये जो भी सब्सिडी बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर को मिली है तो ये उनको एक्सपेंस में भी बुक नहीं करेंगे और उसको कहीं पे भी मिसयूज़ नहीं करेंगे ये एक्सपेंस में कहीं क्लेम करके। ये जो बेनिफिट है डायरेक्ट जो ECR में रिफ्लेक्ट होगा, जैसे PMGKY और PMRPY में दिखेगा। न्यू एम्प्लॉयज़ जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको अनफ्रंट बेनिफिट मिलेगा, जैसे डायरेक्ट ECR में ही उनको तुरंत ही बेनिफिट मिल जाएंगे वाइल ऑन रिटर्न फाइलिंग। हाँ, अगर अक्टूबर और नवंबर में ऑलरेडी मंथ रिटर्न फाइल हो चुके हैं, इनका रिटर्न फाइल होगा, पेमेंट भी हो चुका है, तो ये जो भी बेनिफिट होगा सब्सिडी का वो इन फ्यूचर क्लेम किए गवर्नमेंट उसको एडजस्ट करेगी। देखते हैं। एम्प्लॉयर एंड एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल इनकरेक्ट डिटेल्स एंड ब्रीच ऑफ लॉ एंड रिकवर बेनिफिट। तो ये भी आगे डिक्लेरेशंस में क्लियर कट है, गलत काम नहीं करना है, गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। अभी हम 24 मंथ काउंट बेनिफिट देख लेंगे। 24 मंथ काउंटिंग बेनिफिट अंडर द PF रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट विथ वेजेस बिलो 15,000। अगर कोई एक बंदा एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइन करता है इन अक्टूबर मंथ, तो उसको अक्टूबर मंथ से 24 मंथ के लिए यानी टिल द 22 तक टिल सितंबर 2022 तक बेनिफिट मिलेगा, यानी कि उसको फर्दरेंस 24 मंथ के लिए उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई और बंदा अगर जनवरी 21 में ज्वाइन करता है तो उसको भी 24 मंथ के लिए बेनिफिट मिलेगा टिल द 2020। तो ये एक सही बात है कि आपका पीरियड लैप्स नहीं होता है और जो भी एम्प्लॉयज़ एलिजिबल है उसको परफेक्ट 24 मंथ के लिए उसको बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर ये भी है कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबल नहीं है तो अगर उसके अंदर जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं तो वो जाता है तो उसको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ये अभी ये पूरे स्कीम का एक ये सिनारियो है जो परफेक्टली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और ये पूरा स्क्रीन में आपको क्लैरिटी आई थिंक जो मिल ही जाएगी। काउंट ऑफ न्यू एडिशनल एम्प्लॉयज़ फॉर एलिजिबिलिटी, मेंटेन स्ट्रेंथ ऑफ करंट एम्प्लॉयज़ विथ न्यू एम्प्लॉयज़। अब हम देख लेंगे अगर रेफरेंस लेवल है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली देता है जो आपका सितंबर में होगा, ठीक है। और अगर आप 50 के नीचे अगर आपका स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ का
तो फिर आपको मिनिमम 2 नए हायर करने पड़ेंगे, तो आपका टोटल हो गया 52, तो आपको बेनिफिट कंटिन्यू होगा। वही सिनारियो में हम देखें कि आपने 2 एम्प्लॉयज़ तो नए हायर करके रखे हैं, लेकिन अगर आप अक्टूबर मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसके अंदर आपका जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है वो अगर रिड्यूस होता है, जैसे आप इसमें स्क्रीन में देखते हैं रिड्यूस होता है, आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यानी कि यहाँ क्लियर पता चल जाता है कि आपको एग्जिस्टेंस एम्प्लॉयज़ और ये जो नए 2 एम्प्लॉयज़ हैं दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास अगर 25 एम्प्लॉय हैं सितंबर में बेस लेवल में और नए 2 आते हैं तो टोटल हो गए 27, तो आपको 27 मेंटेन करना है। जिस तरीके से इधर क्लियर कट है कि अगर आपको 52 है तो आपको 52 मेंटेन करना है, अगर रिड्यूस हो गया 51 तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस तरीके से अगर जो कंपनी के अंदर 50 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको भी अगर 5 मेंटेन करने हैं तो 5 एम्प्लॉय वो हो गए और 51 एम्प्लॉयज़ उनका बेस लेवल का हो गया, तो दोनों उनका स्ट्रेंथ हो गया है 56, ठीक है, तो उनको बेनिफिट रहेगा। और अगर वही मंथ में अगर इन केस ऑफ उनका अक्टूबर मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसके अंदर अगर उनका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, वो जो नए एम्प्लॉय तो मेंटेन हो रहे हैं, साथ से उनका एग्जिस्टेंस एम्प्लॉय भी रिड्यूस होता है और नए अगर इन केस ऑफ नए में भी रिड्यूस होता है और उनका जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है अक्टूबर में वो रिड्यूस होता है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि आप देख लो दोनों स्ट्रेंथ मेंटेन करना है, नया और एग्जिस्टेंस दोनों, ठीक है। तो ये आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अभी हम ECR में देख लेते हैं कि जो भी बेनिफिट आएगा अपफ्रंट आएगा बेनिफिट, जो हम इधर प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ये हाईलाइट मार्क दिख रहा है। तो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर दोनों आपको मिल जाएगा। इसके अंदर ये थोड़ा क्राइटेरिया दिखा हुआ है कि आपको ये क्राइटेरिया में होंगे तो थोड़ा एरर आ सकता है। अभी हम चालान देखेंगे, इसके अंदर अब हम देखेंगे कि भाई चालान बना है 12,000 रुपये, 12,740 रुपये का, और उसके अंदर से बेनिफिट आ गया है 11,104 का। तो आपको जो पेमेंट करना रहेगा वो 1,636 का ही रहने का, 6 का ही बेनिफिट पेमेंट करना रहेगा। यानी कि आपको ये चालान में पूरा बेनिफिट ABRY स्कीम का आप देख सकते हैं, ये बेनिफिट शुरू हो गया है और ये आपको दिखेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये तुरंत ही आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। आई होप ये आप सबको आइडिया आ गया होगा और क्लियर भी होंगे कि ये